बच्चों, हम 12वीं कक्षा का प्रथम अध्याय गणित की पाठ्य पुस्तिका का संबंध और फलन पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम कुछ मानक फलनों के ग्राफ देखेंगे। तो मानक फलनों के ग्राफ जो होंगे आपके अभी सामने हैं। कौन कौन से देखिए, एक पहला लिया मैंने f(x = c), इसको y = c भी लिखा जा सकता है बच्चों। इसका नाम है अचर फलन, क्योंकि c कोई अचर राशि है। कहने का मतलब x कुछ भी होगा, जो फलन का मान प्राप्त होगा, जो फलन का प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वो एक ही कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होगी। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अचर फलन। इंग्लिश में आप बोलते हैं इसको कांस्टेंट फंक्शन। इसका जो ग्राफ होता है बच्चों x अक्ष के समांतर आता है। एक्स अक्ष के समांतर किसी सरल रेखा से इस ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता है। कारण देखिए, कारण ये है कि मान लीजिए ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, और आपको एक उदाहरण लूँ मैं, f(x = 2) का ग्राफ बनाना है। ये एक अचर फलन है। c की जगह 2 आ गया, c की जगह 3 आ जाए, वो भी अचर फलन होगा। ग्राफ बनाएं, जैसे 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 3 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, -1 है, यहाँ पर -2 है। तो फलन के मान देखिए किस तरह से प्राप्त होंगे। जब इसी को आप y बोलते हैं, कहने का मतलब x का मान 0 लिया तो फलन का मान 2 ही रहेगा। तो पॉइंट कहाँ मिलेगा आपको? 2 पर मिलेगा। ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट 2 पे मिलने के बाद आपने x = 1 चूज़ किया। x अक्ष पे से 1 लिया, 1 रखोगे तो भी मान 2 आएगा। तो 1 पर भी फलन कहाँ है? 2 पे। इनके बीच की राशियाँ हैं, उन पर भी 2 पर रहेगा। तो फलन का ग्राफ कुछ ये सीधी रेखा, सरल रेखा प्रदर्शित कर देगी। तो ये इस तरह से x अक्ष के समांतर आता है। फलन का ग्राफ देखकर उसके बारे में बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं। जैसे कि ग्राफ देखकर हम बता सकते हैं कि फलन एक एकी है या बहुएकी। फलन का परिसर बता सकते हैं ग्राफ देखकर। परिसर पता चल जाएगा तो आच्छादक और अंतरछेपी की व्याख्या आप कर सकते हैं। ग्राफ देखकर आप ये बता सकते हैं कि ये सम फलन है या विषम फलन है। अगर y अक्ष के प्रति सममितता कोई ग्राफ प्रदर्शित करे, आलेख प्रदर्शित करे, तो हम कह देंगे कि ये सम फलन है। अगर मूल बिंदु के प्रति सममितता अगर कोई आलेख प्रदर्शित करता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? वो विषम फलन है। तो इस तरह से कई बातें। वर्धमान के बारे में, ग्राफ ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे तो हम कह देते हैं वर्धमान फलन है। ग्राफ नीचे गिरता हुआ दिखाई दे तो हम कह देते हैं भाई ह्रासमान फलन है। तो ह्रासमान वर्धमान की व्याख्या भी यहाँ पर कर सकते हैं, जैसा कि आपके को पिछले भागों में समझाया गया था। उन सारी बातों का अध्ययन आज हम यहाँ करने वाले हैं। अचर फलन कौन सा फलन होता है? बच्चे याद करेंगे, बोलेंगे कि बीजीय फलन के अंतर्गत पढ़ा था हमने। तो बीजीय फलन में कौन सा? सबसे पहले बहुपद फलन आया था। बहुपद फलन में भी आपने देखा कि एक अचर फलन था, एक रेखिक फलन था। अचर फलन में बहुपद की घात, शून्य घात का बहुपद, तो ये देखा आपने बच्चों, ये शून्य घात का ही तो बहुपद है। f(x = 2), x का 2 के मल्टीप्लाई में x की पावर 0 लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये एक बहुपद है और कितने घात का है? शून्य घात का। तो ये सारी चीज़ें आपकी पीछे वाली हर ग्राफ में क्लियर होती हुई दिखाई देनी चाहिए, तभी इन मानक फलनों के आलेखों को पढ़ने का कोई औचित्य निकल कर आने वाला है हमारे सामने। तो देखिए, सबसे पहले फलन का परिसर अपन पता करते हैं कितना है। देखिए परिसर होता क्या है, डेफिनेशन पे चलते हैं कि परिसर होता क्या है। आपको कई बार बताया गया है, आपने पीछे भी पढ़ा है। परिसर सह प्रांत के उन बिंदुओं को कहा जाता है, उन अवयवों को कहा जाएगा, एक समुच्चय में लेकर उन अवयवों को कहा जाएगा जो कि प्रांत के अवयवों से संबद्ध होते हैं। मतलब कि प्रतिबिंबों का समुच्चय ही परिसर होता है। अब आलेख देखकर कैसे परिसर का पता लगता है? y अक्ष के जिन बिंदुओं को आलेख ग्रहण करता है वो सभी परिसर कहलाते हैं, वो परिसर के अवयव हो जाते हैं। तो देखिए सिर्फ एक c को ही ये तो ग्रहण कर रहा है। ये वाला ग्राफ, ये नीचे जो अचर फलन का, ये तो सिर्फ 2 को ही, हर जगह ये देखिए इस पूरे ग्राफ पर y की वैल्यू 2 आ रही है। कहीं भी देखिए x चाहे कितना भी हो, y की वैल्यू हमेशा इस ग्राफ पे कितनी आ रही है? 2। यहाँ पर देखिए y की वैल्यू हर पॉइंट पर कितनी है? c। तो इसमें सिर्फ एक ही बिंदु परिसर में। कैसे? क्योंकि प्रांत के सारे जो बिंदु हैं ना, अवयव हैं, जैसे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 सो ऑन, ये सभी किससे जुड़ेंगे? c से। 0 भी c से, सारे के सारे c से संबंध बनाएंगे। ठीक है, इसलिए इसका परिसर क्या हो जाएगा? सिर्फ c हो जाएगा। फंक्शन को परिभाषित कहाँ कर रहा हूँ? देखिए इस फलन को परिभाषित कर रहा हूँ r से r में। तो ये क्या कहलाता है? आपका प्रांत कहलाता है। और ये क्या हो गया? आपका सह प्रांत हो गया।
तो यहाँ पर देखिए R से R में फलन को परिभाषित किया गया है, परिसर C है। बताइए क्या सह प्रांत और परिसर बराबर हैं? नहीं है, क्योंकि सह प्रांत तो पूरी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जबकि परिसर में तो केवल एक बिंदु है C। जब सह प्रांत और परिसर बराबर नहीं होते हैं तो फलन के लिए क्या कह देते हैं बच्चों? आच्छादक नहीं है, अंतरछेपी है, क्योंकि ये जो R है ये भी R है, सह प्रांत भी R है, C के अलावा 1, 2, 3, 1/2 बहुत सारे पॉइंट आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होंगे। तो फिर क्या हो गया फलन? आपका अंतरछेपी फलन हो गया, आच्छादक नहीं रहा। तो यहाँ पर मैं कहूँगा फलन के प्रकार में एक चीज़ और एक संततता के बारे में बात करते हैं हम। तो आच्छादक के बारे में देखा कि आच्छादक नहीं है, न होने का कारण सह प्रांत परिसर के बराबर नहीं है। अच्छा, एक एकी है या बहुएकी? आप खुद ही देख लीजिए, सारे बिंदु C पर जाकर मिल रहे हैं तो प्रांत के सभी बिंदुओं का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो एक ही बिंदु है। तो फिर ऐसा फलन एक ही नहीं होता, बहुएकी होता है। देखिए x अक्ष के समांतर रेखा कभी भी कोई आ जाए तो ध्यान रखना वो कभी भी एक ही नहीं होगा, वो फलन बहुएकी होगा, क्योंकि प्रांत x पर जितने भी बिंदु हैं उन सब के लिए y का मान सिर्फ 1 होता है, इसलिए वो क्या हो जाता है? आपका बहुएकी हो जाता है, एक ही नहीं होता। तो एक की भी बात होगी, बहुएकी की आच्छादक देखा अपन ने, अंतरछेपी के बारे में भी देख लिया ग्राफ देखकर। अब बात करते हैं कि फलन संतत है क्या। मैंने कहा मुझे इस ग्राफ को बनाने में पेन को, मेरे मार्कर को उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, फलन बीच में टूट नहीं रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है। ऐसा आलेख किस फलन का होता है? संतत फलन का। तो ये बात समझ में आई बच्चों के कि फलन जो दिया गया है आपको अचर फलन वो संतत भी है। उसके बाद बहुएकी की बात हो चुकी है। उसके बाद देखिए y अक्ष के प्रति सममितता। y अक्ष ये है, दर्पण प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, राइट। पहले चतुर्थांश में जैसा है वैसा ही दूसरे चतुर्थांश में है, तो आपको ये भी समझाया गया, इसलिए आप कह देंगे कि फलन क्या है? सम है, सम फलन है, बहुएकी है, संतत है। एक पॉइंट आपने क्या कहा था कि ये आपका अंतरछेपी भी है, तो अंतरछेपी और लिख सकते हैं इसमें, अंतरछेपी फलन है। तो इस आलेख को देखकर आपने इसके बारे में इतनी सारी बातें सीख ली। आगे अगला लेते हैं, कौन सा आलेख है? देखिए तत्समक फलन। तत्समक फलन होता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में लिखा जाता है y = x, ये आइडेंटिटी फंक्शन कहा जाता है। f(x) की जगह y लिख दिया। ये एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है इसका आलेख। सरल रेखा जो मूल बिंदु से जाती है और x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। क्योंकि y = mx + c आपने 11th क्लास में पढ़ा, एक रेखा को प्रदर्शित करता है। और x का गुणांक क्या है? m। यहाँ पर x का गुणांक क्या है? 1। तो m का मान ढाल जो रेखा का वो कितना आ गया? tan थीटा होता है। tan थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर 45 डिग्री, यहाँ से पता चल जाता है। c का मान 0, इसमें x में कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, तो c कितना हो गया आपका? 0। c क्या होता है? किसी सरल रेखा के लिए y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई होती है। तो c लंबाई का अंतःखंड उसने काटा, तो वो कितना कटना चाहिए? 0। तो अपने आप ही मूल बिंदु से चला जाएगा फलन। तो ये ग्राफ हुआ। वैसे भी आप बना सकते हैं, x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 1 मिलेगा, तो ये पॉइंट मिल गया। x बराबर 2 रखेंगे, y बराबर 2 रखेंगे, ये सरल रेखा आपने खींच दी। इस तरह से x के मान रखेंगे, जितना x उतना y, तो ये सरल रेखा इस तरह से आती है। इसको बोलते हैं तत्समक फलन, इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। बच्चों अब इस ग्राफ को देख के हम देख रहे हैं कि फलन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो आपने क्या कहा? अपने प्रांत में क्या है बच्चों? वर्धमान है। अपने प्रांत पर ये फलन क्या है? वर्धमान है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ रहे हैं वैसे वैसे y भी बढ़ रहे हैं। खुद ही देख लीजिए नियम से, x बराबर 1 तो y बराबर 1, x बराबर 2 तो y बराबर 2। तो कहने का मतलब x में बढ़ोतरी के साथ y में के मानों में भी बढ़ोतरी हो रही है, तो ऐसा फलन वर्धमान फलन होता है। एक चीज़। दूसरी चीज़, ये संतत फलन भी है। संतत फलन क्यों है जी? संतत फलन इसलिए है कि पीछे से लाइन यहाँ से यहाँ बिना मार्कर को उठाए मैं खींच सकता हूँ। इसका आलेख के लिए मेरे को अपना पेन, अपनी कलम को उठाना नहीं होगा, इसलिए ब्रेक नहीं हुआ बीच में, इसलिए संतत फलन भी है। एवरीवेयर
कंटिन्यूस फंक्शन, हर जगह संतत है, आर में संतत है। वास्तविक मान फलन पढ़ रहे हैं तो आर में ज़्यादातर अपन बात करेंगे या आर के उपसमुच्चयों में बात करेंगे। देखिए फिर आगे क्या कहता है। आगे यह एक एकी फलन है, संततता इसमें दिख गई। एक एकी फलन, एक एकी फलन के लिए हम क्या बताएंगे कि देखिए सबसे पहले एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींच दो कोई भी, यही बताया था आपको आलेख को। अगर एक ही बिंदु पे कट करे एक्स अक्ष के समांतर रेखा आलेख को तो हम ऐसे फलन को कह देते हैं एक एकी। तो आलेख देख के आपने बता दिया कि फलन एक एकी है, ठीक है। दूसरी चीज विषम, विषम फलन है। विषम फलन के लिए मूल बिंदु के प्रति सममितता दिखाई दे रही है। 180 डिग्री से अगर इस ग्राफ को घुमा दोगे तो अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। ये मूल बिंदु के प्रति सममितता प्रदर्शित करता है। जैसा आप प्रथम चतुर्थांश में इधर की साइड में देखोगे तो ये आपका तृतीय चतुर्थांश में भी वैसा ही हो जाएगा। तो ये आपको समझाया गया है। तो कैसा हो गया आपका विषम फलन हो गया। फिर वर्धमान फलन अभी बताया ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, क्या हो गया आपका वर्धमान फलन। बात आई परिसर की, तो परिसर वाई अक्ष को आलेख कहाँ कहाँ घेर रहा है। देखिए समांतर रेखाएं आपके सामने वक्तव्य दे रही हैं कि जहाँ जहाँ खींच रहे हो वाई पर वो सारे वहाँ आलेख को टकरा रही हैं। इसका मतलब ये सारे मान जो हैं इसने आलेख ने ग्रहण कर लिए। नीचे भी देखो कट कर रही हैं, इसका मतलब इन मानों को भी ग्रहण कर रहा है आलेख। आलेख के जो वाई अक्ष के जिन मानों को ग्रहण करेगा वो आपका परिसर हो जाएगा। तो पूरी वाई अक्ष को कवर कर रहा है आलेख, तो आपका परिसर कितना हो गया आर। और फलन को मैं आर से आर में परिभाषित कर रहा हूँ बच्चों। फलन का प्रांत आर है और सह प्रांत भी आर है। तो बच्चों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सह प्रांत और परिसर बराबर हो गए, इस कारण फलन आच्छादक भी हो गया। तो इसके बारे में एक बात और अपन जान पाए कि ये आच्छादक फलन भी है, ठीक है। इस तरह से आप इन बातों को कह सकते हैं। आगे देखिए बच्चों अगला मापांक फलन। मापांक फलन आपको पढ़ाया था पीछे भी, अब दोबारा देखिए। मापांक फलन को ओपन करते हैं तो एक x आता है, एक माइनस x आता है। x कब आएगा? जब x बड़ा होगा 0 से या बराबर होगा 0 से। और माइनस एक्स वैल्यू कब आएगी फलन की? जब x 0 से छोटा होगा, मतलब ऋणात्मक संख्या के लिए। अगर आपका प्रांत ऋणात्मक है तो फलन का मान किससे दिया जाएगा? माइनस एक्स से, क्योंकि ऋणात्मक संख्या के बाहर में माइनस लगाओगे तभी तो धनात्मक होगी। अब आप कहते हैं कि मापांक हमेशा धनात्मक, जैसे -2 को आपने मापांक लिया तो बच्चों 2 आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। कैसे आया? इसलिए आया कि मापांक का मतलब होता है मूल बिंदु से दूरी, और मूल बिंदु से दूरी कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए पॉजिटिव आता है। तो ये 2 बना कैसे होगा? ये 2 इसने बनाया, क्योंकि बाहर x की जगह -2 रखोगे और x की जगह -2 रखोगे तो बाहर वाला माइनस अंदर वाले माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको क्या बना देगा बच्चों? उसको प्लस कर देगा। तो ये बात आपके सामने आई। तो यहाँ से देखेंगे कि ये 2 क्यों हो जाता है? क्योंकि -2 को माइनस से गुणा करना पड़ता है इस थ्योरी के कारण, क्योंकि दूरी को धनात्मक बनाना पड़ता है। आप भी तो देखिए कभी क्षेत्रफल ऋणात्मक आ जाता है तो मापांक लगा के उसको पॉजिटिव बता देते हैं। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं कि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो फिर डिस्टेंस, दूरी कैसे ऋणात्मक हो सकती है? आपने समिश्र संख्याएं पढ़ी हैं, आर्गंड प्लेन में जाते हैं, आर्गंड प्लेन में a + आयोटा b से किसी समिश्र संख्या को व्यक्त करते हैं। ये समिश्र संख्या z से डिनोट करते हैं। आप कहते हैं आर्गंड प्लेन में मूल बिंदु से यहाँ तक जो r है, जो z का मापांक है, वो दिया जाएगा a² + b² के √ से। यही मापांक होता है बच्चों, मूल बिंदु से अवयव की दूरी। अब आप बता दीजिए, -2 पॉइंट होगा, मान लो -2 यहाँ है, तो मूल बिंदु से दूरी कितनी बनेगी? 2 की 2 बनेगी, इसीलिए मापांक उसको प्लस कर देता है। तो ये मापांक फलन की खास बात होती है। इस फलन को हम परिभाषित कर रहे हैं बच्चों r से r में, यानी कि इसका प्रांत भी r है और इसका सह प्रांत भी r है। तो मैं इसके परिसर पे व्याख्या करता हूँ। देखिए ग्राफ का इतना हिस्सा इधर वाला y =
x को रिप्रेजेंट करता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने y इक्वल टू एक्स का ग्राफ देखा था ना, लेकिन वो किसके लिए? x के धनात्मक मानों के लिए ही प्रदर्शित करेगा। इसलिए आधा x के धनात्मक मानों के लिए फलन ऐसे y इक्वल टू एक्स की तरह चलता है, और ऋणात्मक मानों के लिए माइनस एक्स हो जाता है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स इस तरफ आलेख दिखाई देता है। ये दोनों आलेख मिलकर किसको बनाते हैं? मापांक फलन को। क्यों? क्योंकि इसके नियम में y इक्वल टू एक्स भी है, ये y तो है आपका, y इक्वल टू एक्स भी है और y इक्वल टू माइनस एक्स भी है बच्चों, ये चीज़ है। अब आगे देखते हैं कि इसका परिसर क्या होगा। अब मैं देखता हूं कि y x के किन किन मानों को आलेख ग्रहण कर रहा है। तो मैंने कहा y का 0 पर भी है, 0 से बड़े मानों के लिए देखो ग्रहण कर रहा है, इधर आलेख है इधर भी आलेख है, दोनों तरफ। तो 0 और 0 से बड़ी यानी कि r प्लस वास्तविक धनात्मक संख्याएं और उसमें 0 और यूनियन ले लिया, तो ये क्या बन गया? ये 0 से लेके अनंत, तो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक तो नहीं बोल सकते, अनंत तो बहुत बड़ी चीज़ है, तभी अनंत को शामिल नहीं किया जा सकता है। तो ये दोनों चीज़ एक ही हैं। आप ऐसे लिख दें r प्लस धनात्मक वास्तविक संख्याएं यूनियन 0 के साथ, या फिर आप इस तरह से लिख दें, दोनों बातें एक ही हैं। तो आपने परिसर बताया, सह प्रांत आपके सामने है। बताइए क्या परिसर और सह प्रांत बराबर हैं? नहीं है। नहीं है तो आप क्या कह दोगे? फलन आच्छादक नहीं है। आच्छादक नहीं है तो क्या है? अंतरछेपी है। तो आप कहेंगे फलन जो है वो अंतरछेपी है बच्चों। ठीक है, ये किससे पता चला? परिसर और सहप्रांत से पता चला। फलन एक एकी है या बहुएकी? एक्स अक्ष के समांतर रेखा दो बिंदुओं पर काटती है। तो बताओ, ये अगर -2 है, -2 पे भी फलन का मान 2, और ये अगर ये इधर साइड में 2 है तो 2 पर भी फलन का मान 2, y का मान 2 आ रहा है। तो प्रांत के -2 और 2 किससे जुड़ जाएंगे? 2 से जुड़ जाएंगे। बहुएकी हो गया ना बच्चों। तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा ने आलेख को कितने बिंदुओं पे काटा? 2 बिंदुओं पे काटा। तो आपने कह दिया एक एकी नहीं है, बहुएकी है। तो ये फलन कैसा है? बहुएकी। देखिए, मार्कर उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, मापांक फलन संतत होता है। संततता दिखाई दे रही है यूं और यूं। आपने कलम नहीं उठाई आलेख बनाते वक्त, इसलिए क्या हो गया? संतत। बच्चे अब एक चीज और देखेंगे, बच्चे ये बता सकते हैं फलन को देखकर कि वो अवकलनीय है कि नहीं। तो अपने ये सारी चीजें आगे काम आने वाली होती हैं, तो अभी क्यों नहीं इनके बारे में समझ लिया जाए। देखिए बच्चों, अगर फलन कोई इस तरह से कोना दिखा दे, ये बन जाए कोना, फलन नीचे गिर रहा है, झटके से मुड़ जाए, झटके से मुड़ जाएगा तो उसकी अवकलनीयता वहां पर बाधित हो जाएगी, वहां अवकलनीय नहीं रह पाएगा। ये याद रखना। आलेख देख के हम कह सकते हैं, देखिए साइन एक्स कैसे चलता है? साइन एक्स यो कर्वेचर मोड में चलता है ना। ये हर जगह आपका अवकलनीय होता है, हर पॉइंट पर अवकलनीय होता है। कारण जब आप घूम रहे हैं तो कर्वेचर मोड में इस तरह से घूमे तब तो फलन अवकलनीय रह जाता है, लेकिन ऊपर जाके देखो फलन किस तरह से घुमाव देके नीचे आ रहा है साइन में, इसलिए अवकलनीय है। लेकिन ऊपर जाके इस तरह से झटका देकर आ जाएगा, कोना सा बन जाएगा, तो फिर फलन इस पॉइंट पे अवकलनीय नहीं रहेगा, लेकिन ये इस पॉइंट पर अवकलनीय रहता है। आप पत्थर फेंकते हैं, उसका ग्राफ कुछ इस तरह का ही बनता है, ऊपर से नीचे आता है, कर्वेचर मोड में गति करता हुआ नीचे आता है, अवकलनीय रहता है, उसकी गति अवकलनीय होती है। तो आलेख देखकर भी हम बता सकते हैं कि फलन कहाँ अवकलनीय है और कहाँ नहीं है। अगर कोई फलन संतत नहीं है, ब्रेक हो गया, अगर संतत नहीं है उस बिंदु पे, तो वहाँ अवकलनीय भी नहीं होगा, क्योंकि अवकलनीय होने के लिए पहले फलन को संतत होना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि संतत होने के बाद भी फलन अवकलनीय हो जाए। तो यहाँ पर ग्राफ देखिए, यहाँ पर x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, ये बात भी आप मेंशन कर सकते हो। x बराबर 0 पर f(x) अवकलनीय नहीं है, नहीं है, ऐसा आप कह सकते हो ग्राफ देखकर। पीछे स्ट्रेट लाइन हमेशा अवकलनीय होती है, ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, ये हमेशा अवकलनीय हर जगह। तो संतत के साथ साथ यहाँ ये भी कह सकते हो कि फलन हर जगह अवकलनीय है। हर जगह मतलब अपने प्रांत R में बोल दो, सर्वत्र अवकलनीय है, प्रांत में ही बात होती है। ठीक है, इसमें पीछे देखिए, ये भी देखिए एक अचर फलन है लेकिन स्ट्रेट लाइन है, अवकलनीय है। बताओ बच्चों, कांस्टेंट फंक्शन का अवकलन करते हो तो 0 आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। तो अवकलनीय है, इसीलिए तो अवकलन हुआ, और अवकलन का मान कितना आया? 0। क्यों? क्योंकि इसकी अवकलनीयता 0 है।
x के बढ़ने के साथ y में कोई परिवर्तन नहीं होता है। dy/dx से आप अवकलनीयता को आगे सीखेंगे, वहाँ पर ये चीज़ें फलनों की अपने काम आएंगी। मतलब dy मतलब y में परिवर्तन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। जब x के सापेक्ष x बढ़ रहा है, देखो x 1 होगा तो भी y c पे, x 2 तो भी y c पे, x 3 तो y बराबर c। x में तो बढ़ोतरी करते जा रहे हो लेकिन y तो स्थिर है अपनी जगह, तो x के साथ y में परिवर्तन शून्य हो गया, इसलिए अवकलन शून्य हो गया। तो फलनों के बारे में ये सारी चीज़ें बच्चे जान पाएंगे अगर इन ग्राफों आलेखों को ठीक से समझने की कोशिश करें। अब समफलन है, बिल्कुल है समफलन। कैसे है, आलेख देख के कैसे बताएंगे, जैसा राइट साइड में है वैसा ही आपका लेफ्ट साइड में है। मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा स्पष्ट दिखाई देगा। देखिए वाई एक्स के दाईं तरफ और बाईं तरफ सममितता प्रदर्शित कर रहा है, तो देखते ही बता दिया कैसा फलन है, समफलन है। बहुएकी फलन है, किससे बताया, समांतर रेखा एक से अधिक बिंदुओं पे काटती है। संतत कलम उठानी नहीं पड़ी, बता दिया बच्चों ने। वर्धमान, वर्धमान कब है, r प्लस में। देखो धनात्मक x के धनात्मक मानों के लिए वर्धमान है फलन है, x के ऋणात्मक मानों के लिए ह्रासमान। ग्राफ बना लेना, ग्राफ जान लेना ही बहुत कुछ नहीं है बच्चों। ग्राफ का क्या बिहेवियर है, उसका व्यवहार क्या कहता है, आप देख रहे हैं एक आलेख कितनी जानकारियां आपके सामने दे रहा है। गणित की ज़्यादातर बिंदु जो हैं आपके एक आलेख से क्लियर हो जाते हैं। आपका एकेकी, बहुएकी, आच्छादक, अंतरछेपी, आपका संतत, आपका अवकलनीयता का पोर्शन, आपका वर्धमान होना, ह्रासमान होना, क्या क्या आलेख नहीं बता देता है आपको। बस इन्हें ठीक से समझिए और जानने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एफ एक्स को क्या लिखते हैं बच्चे, वाई। मैं कहूँगा फलन को मैं आर से आर में परिभाषित कर रहा हूँ। प्रांत आर हो गया, सह प्रांत आर हो गया। परिसर की बात करते हैं, आलेख बनाएंगे तो कुछ इस तरह का आएगा। आलेख बार बार बनाना क्या सिखाना है, एक्स बराबर 1 लोगे, वाई का मान कितना आएगा, 1। x बराबर -1 लोगे, y का मान कितना आएगा, प्लस का 1। x बराबर -2 लोगे, y 4 हो जाएगा। x बराबर 2 लोगे, y 4 हो जाएगा। तो फलन का आलेख कुछ इस तरह से होगा। बिंदु अंकित करके बच्चे देख सकते हैं। x रखिए, y का निकालिए, पॉइंटों को मिलाइए, ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ तो आप बना लेंगे कि ये बनेगा। मुझे देखना है इसका सबसे पहले परिसर, y को कितनी दूरी में घेरा जा रहा है। देखो 0 से ऊपर ऊपर है आलेख, वाई एक्स के इधर भी है उधर भी है, लेकिन है कितनी दूरी में आलेख कवर कर रहा है वाई एक्स को, 0 से लेकर। तो वही चीज़ 0 से शुरू हुआ और अनंत, ये अनंत शामिल नहीं होगा। ये हो गया आपका इतनी दूरी में परिसर है, 0 से स्टार्ट है। इस बात को r प्लस यूनियन 0 इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चे। ठीक है, आगे संततता देखते हैं। देखिए ग्राफ में कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, संतत हो गया बच्चों। एक्स अक्ष के समांतर रेखा एक से अधिक बिंदुओं पे कट कर रही है। क्या हो गया फलन आपका, बहुएकी हो गया। वाई एक्स के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में समान तरीके सममितता प्रदर्शित हो रही है। वाई एक्स के सापेक्ष क्या हो गया बच्चों, समफलन हो गया। धनात्मक, ये r प्लस होते हैं इधर वाले मान, पूरे मान, और ये होते हैं r माइनस पूरे, ये बीच में होता है 0। ठीक है, आप कहेंगे r प्लस में वर्धमान है, तो देखो x जब बड़ा है 0 से तब वर्धमान है, x जब छोटा है 0 से तब ह्रासमान है, नीचे गिर रहा है। ऋणात्मक r माइनस के लिए गिर रहा है, r प्लस में बढ़ रहा है, वर्धमान हो गया, इधर ह्रासमान हो गया। बता देंगे इतनी दूरी में तो वर्धमान है, इतनी दूरी में ह्रासमान है। बताओ बच्चों अवकलनीय है क्या फलन, बिल्कुल है अवकलनीय। देखो ग्राफ का पैटर्न ये है, कहीं भी कोना नहीं बन रहा। हाँ वी शेप बन जाता है, ऐसे झटका लगता तो अवकलनीय। अवकलनीयता अब आप खुद देखिए, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं और आपका कोई मोड़ आगे मोड़ पे आपने झटके से मोड़ दी गाड़ी को, आप गिर जाएंगे मोटरसाइकिल से, स्लिप हो जाएगी आपकी बाइक, हो जाएगी ना, आपकी अवकलनीयता वहाँ बाधित हो गई है ना। और आप उसको बिल्कुल धीरे धीरे इस तरह से मोड़े इस तरह से मोड़े धीरे धीरे जगह लेते हुए, तो आपकी बाइक नहीं गिरेगी ना,
तो वही है, अवकलनीयता के हिसाब से वो नहीं गिरती है ना। परिवर्तन की दर उसके अंदर लगातार चलती रहती है, और यहाँ पर जब झटका लगता है तो अवकलनीयता बाधित हो जाती है। तो ये अवकलनीय है। पीछे वाला ग्राफ आपने देखा था, ये x बराबर 0 पे जा तो ये भी नीचे जाके ऊपर रहा है, लेकिन यहाँ इसका पैटर्न क्या है, कोना बना देता है। उस कोनों पे x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, ये बात मैंने यहाँ लिखी है। ठीक, अब इसके बारे में सारी बातें हो गई। अगला लेते हैं, f(x) इक्वल टू 1/x आयातीय अतिपरवलय। देखिए ये इस तरह का इसका ग्राफ आता है, ये इस तरह से 0 पर अपरिभाषित होता है। तो इसको जब परिभाषित करेंगे तो इसका जो प्रांत है r0 लिया जाएगा। क्यों? इसलिए लिया जाएगा कि जब x 0 हो जाएगा तो y का मान अनंत हो जाएगा, और x क्या है, प्रांत, और y क्या है, सप्रांत। तो यहां तो अनंत होता नहीं है ना बच्चों, तो फिर 0 किससे संबंध बनाएगा, और 0 को संबंध बनाना जरूरी हो जाएगा, नहीं तो फलन नहीं रहेगा। तो प्रांत में मैं इसमें 0 नहीं लूंगा। अब 0 होगा ही नहीं तो फिर उसको संबंध बनाने की भी जरूरत नहीं है, और 0 होता तो ये संबंध बनाता, लेकिन अनंत से बनाता, और अनंत आपको सप्रांत में कभी मिल नहीं सकता। इसलिए ये फलन क्या है, यहां पर इसका प्रांत r0 से कहां परिभाषित करेंगे, r में परिभाषित करेंगे। ठीक है, अब इसका परिसर सबसे पहले देखते हैं। देखिए परिसर जो है इस फलन का, y अक्ष को यहाँ 0 से ऊपर ऊपर घेर रहा है ग्राफ, राइट साइड में ग्राफ है, देखो यहाँ ये रहा, यहाँ ये रहा, आलेख कवर कर रहा है इन मानों को सबको 0 से ऊपर ऊपर, और 0 से नीचे भी आलेख कवर कर रहा है मानों को। आप देख रहे हैं 0 पे कवर नहीं हो रहा है, 0 पे न इधर है कहीं आलेख न उधर है, यानी कि 0 को छोड़कर y अक्ष का प्रत्येक बिंदु परिसर हो गया। तो r0 का मतलब क्या होता है, r-0। ये इस तरह से समुच्चय में से समुच्चय को माइनस किया जाता है, ये लिखे। अच्छा तो बताओ कलम कहाँ उठाने की जरूरत पड़ी, x बराबर 0 पे कलम उठी। ग्राफ बनाते वक्त किस पर कलम उठी, x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर संतत नहीं है, असंतत है, ये स्टेटमेंट आ गया। अच्छा कोई कहे ये फलन अपने प्रांत में संतत है क्या, बिल्कुल है। असांतत्य के बिंदु अगर निकाल दोगे बच्चों तो बाकी जितने भी पॉइंट्स बचे हैं उन पे तो संतत होगा ना। अब प्रांत में तो 0 है ही नहीं, असंततता का बिंदु सिर्फ है x बराबर 0। प्रांत में संतत हो जाना चाहिए कि नहीं, आप खुद सोच लीजिए। असांतत्य का बिंदु निकाल दो तो बाकी बचे हुए पे तो संतत होगा ही होगा, तो ये अपने प्रांत में जरूर संतत है, लेकिन एवरीवेयर कंटिन्यूस नहीं है, हर जगह संतत नहीं है। हर जगह में एक रोड अटक गया आपके सामने, क्या, x बराबर 0, ये उसको वहां पर संतत नहीं होने दे रहा। अगर इसको हटा दिया तो संतत हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्रांत में जरूर यह फलन अपना संततता दिखा रहा है, लेकिन x बराबर 0 पर असंतत है, जो कि प्रांत में भी नहीं है। एक ही है, देखिए x अक्ष के समांतर कितनी भी रेखाएं खींच लीजिए, एक ही पॉइंट पे काट रहा है, तो एक ही हो गया। बच्चों विषम फलन है, आप बताइए विषम फलन है कि नहीं है। विषम फलन क्या बताया था, मूल बिंदु के प्रति सममितता, 180 डिग्री से घुमा दो पहले के जैसा ही हो जाएगा, जैसा मूल अवस्था में आ जाएगा। और वैसे देखना चाहो तो पहले चतुर्थांश में देखो वैसी ही प्रक्रिया दिखाई देगी, तीसरे में जैसा दूसरे में दिखाई दे वैसा ही आपका चौथे चतुर्थांश में दिखाई दे, तुरंत कह देना मूल बिंदु के प्रति सममितता है ग्राफ में। और मूल बिंदु के प्रति सममितता है तो विषम फलन हो जाता है, ये विषम फलन हो गया। बच्चों अपने प्रांत में हासमान है, x बराबर 0 पर तो टूट रहा है, तो वहां तो हासमान और वर्धमान की बात होगी नहीं, लेकिन मैं कहूं r माइनस में हासमान, r माइनस मतलब इधर वाली संख्या, और r प्लस में भी हासमान नीचे गिर रहा है। गिरने का मतलब x इधर बढ़ेगा तो y के मान नीचे घट रहे हैं कि नहीं आलेख के, और x आगे बढ़ेगा तो भी y के मान घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। हासमान फलन है किसमें, r माइनस में भी और r प्लस में भी, यानी कि r0 में, मतलब खुद के प्रांत में। ठीक, तो ये हासमान फलन भी हो गया।
x बराबर 0 पर संतत नहीं है तो x बराबर 0 पर अवकलनीय भी नहीं है, बाकी जगह अवकलनीय है। तो अपने प्रांत में बोला जाए तो ये फलन अवकलनीय हो जाता है। अपने प्रांत में आलेख क्या कह रहा है? अवकलनीय। क्यों? प्रांत में 0 है ही नहीं। ठीक है, आच्छादक और अंतरछेपी की बात करें तो इसका सह प्रांत कितना लिया है आपने? r, और परिसर कितना आ रहा है? r0। ये आच्छादक नहीं है, अंतरछेपी है। अगर मैं इसको r0 कर देता, सह प्रांत r0 ले लेता, तो फिर क्या हो जाएगा? आच्छादक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने लिया ही नहीं, तो r लिया है, तो r बराबर r0 नहीं होता है, क्योंकि r में 0 होता है, r0 में 0 नहीं होता, इसलिए बराबर कैसे हो सकते हैं? इसलिए बच्चे कह देंगे कि ये आच्छादक नहीं है, अंतरछेपी है। कारण दे देंगे, सह प्रांत नोट इक्वल टू किसके? आपके परिसर के। तो बच्चों देखा आपने, आलेख आपसे कितना कुछ कह जाते हैं। आज जो आपको